चलिए बच्चों, आज हम ब्रिटेन की जो प्रशासनिक तंत्र की विशेषताएं हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो टॉपिक है ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की विशेषताएं, इसके ऊपर 2022 में हमारा बड़ा वाला सवाल बन चुका है, ठीक है ना। तो इस साल इसके ऊपर जो 7 नंबर वाली जो मिडिल रेंज वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें सवाल आने का पूरा चांसेस है, या फिर 2 नंबर में ब्रिटिश प्रशासन की कोई 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ऐसा कोई 2 नंबर में या 7 नंबर में इसके आने के पूरे चांसेस हैं 2022 में ही, क्योंकि 15 में आया है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये टॉपिक इस बार बड़े में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये नहीं आएगा, ये मिडिल में पक्का आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में, ब्रिटेन के बारे में हम थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि जिस देश को हम आज इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ये बहुत सारे नाम आप लोगों ने अलग अलग नाम सुनते होंगे और शायद कंफ्यूज भी होते होंगे कि किसी को इंग्लैंड बोलते हैं, किसी को ब्रिटेन बोलते हैं, है ना। तो ये बेसिकली जो ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं वो उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, और इवन उसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स, ये सारे के सारे जो प्रदेश हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं और उन सबको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जो हैं उन सबको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। अभी हाल ही करंट में ये हम आप लोगों ने अखबार पढ़ा होगा तो कि स्कॉटलैंड को स्वतंत्र करने की एक वहाँ पर एक नया विचार चल रहा है इन दिनों। कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं, ये चल रहा है, अखबारों में ये देखने को पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये स्कॉटलैंड, वेल्स जो है ये उसके छोटे छोटे प्रदेश हैं, ठीक है, जिन सबको मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। डन। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ब्रिटेन में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रभुत्व वाली संसदीय व्यवस्था जो है वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र का जनक ही किसको माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, और वो सारे लोग मिलके इसको समझने के लिए अगर मैं कहूँ तो जो हमारा इंडिया का जो सिस्टम है, सबसे पहला मैंने ब्रिटेन इसीलिए लिया है कि इंडिया वाला ही सिस्टम है, तो इसको आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यूनिट 4 के अंदर जब हम इसकी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे जो सवाल आता है, ठीक है ना, कि उसके बारे में डिटेल में लिखना है, तो वही लिखना है जो हम हमारे प्रधानमंत्री में आपने सेकेंड ईयर में लिखा था, ठीक है ना, ऑलमोस्ट वही बातें हैं। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का प्रभुत्व देखने को मिलता है। शासन व्यवस्था पर जो है स्पष्ट रूप से इनका प्रभुत्व दिखाई देता है, ठीक है। शासन प्रणाली का वास्तविक सूत्र जो है वो मंत्रिमंडल के हाथों में रहता है और जो राजा है वो नाम मात्र की सत्ता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो हम कहते हैं प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, वाइल प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज रियल हेड, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग कार्य क्षेत्र है, तीनों को अलग अलग अपना क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। और संसद में ही स्वीकृति की जाती, जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको बना के और उसका जो संसद में उसको पारित करवा के ही वो कानून का रूप लेती है, जैसे इंडिया में होता है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है, ब्रिटेन में एकात्मक प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित है। एकात्मक आगे और डिटेल में देख लेंगे, इसको सिंपल अगर समझाऊं तो जैसे हमारे भारत में क्या है, एक केंद्र सरकार होती है और बाकी राज्य सरकारें होती है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे एकात्मक व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन में एकात्मक है मतलब एक केंद्र सरकार है जिसके ही अंतर्गत पूरा का पूरा देश जो है उसका प्रशासन किया जाता है, ठीक है। हालांकि जो स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है उसके लिए काउंटी बरो, काउंटी परिषदें, म्यूनिसिपल बरो, ठीक है ना, लंदन जो बृहत्तर लंदन और लंदन बरो नाम की स्थानीय संस्थाएं भी देखने को मिलती हैं, बट ओवरऑल जो प्रशासन है वो सेंट्रलाइज्ड है। डन। अब जब 7 नंबर में आता है बेटा तो कुछ पॉइंट्स के रूप में आपको, ठीक है ना, ये जो पॉइंट्स है इनको आप क्रिस्प अपने एक नोटबुक में लिखेंगे और उसको बार बार याद करके एकदम रट के जाना है आपको 5 तारीख वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहला है विकास का परिणाम। विकास का परिणाम से अर्थ क्या, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संविधान की। ब्रिटेन का जो संविधान है, ठीक है, वो इंडिया के संविधान की तरह प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन के और वहाँ पर उसको लिखा नहीं गया है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अलिखित संविधान देखने को मिलता है, ठीक
ठीक है, उसको कहीं भी निर्मित नहीं किया गया कि मतलब कोई असेंबली बैठी हो, लोगों ने बहुत डिस्कशन करके और उस संविधान का निर्माण किया हो, नहीं। वहाँ पर जो एक लंबे समय से जो प्रशासन कार्यरत है, ठीक है ना, उस कार्य प्रणाली के द्वारा ही उस जो संविधान है उसका विकास हुआ है, ठीक है ना। जैसे जैसे नई नई समस्याएं आती गई वैसे वैसे उन्होंने अपने आप को चेंज किया और राज्य के जो कार्य हैं उनमें जैसे जैसे वृद्धि हुई तो प्रशासकीय विभाग बढ़े, ठीक है ना। और उस एक ज़माने में राजा महाराजा जो हुआ करते थे, क्योंकि एक मोनार्क कहलाता है, राजतंत्र कहलाता है ब्रिटेन आज भी, ठीक है। तो पहले लिटरल में राजा का राज हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे सत्ता जो है वो जनता के हाथों में आई, मंत्री और प्रधानमंत्रियों की नियुक्तियां होने लगी, जनता के द्वारा प्रशासन होने लगा, ठीक है ना। और नए नए विभागों का जो गठन हुआ, ठीक है, और प्रशासन जो है वो धीरे 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 बदलता गया, ठीक है। तो हम कहेंगे ब्रिटेन में संविधान जो है वो अलिखित है और वो विकास का परिणाम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक जीवंत संगठन। जीवंत संगठन का मतलब जीवंत कौन है, जीवित कौन है, जो अपने आप में परिवर्तन करता रहता है। तो जो ब्रिटेन का जो प्रशासन है उसमें समयानुकूल परिवर्तन होते हैं, आज भी होते हैं, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार वहाँ पर संशोधन किया जाता है, ठीक है ना। और बहुत महत्वपूर्ण उसको माना भी जाता है, ठीक है ना। पहले एक ज़माने में बहुत कम जो है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू और इससे रिलेटेड विभाग हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे कार्य बढ़े प्रशासन के वैसे वैसे विभाग भी उन्होंने बढ़ाए, ठीक है। विभागीय पुनर्गठन के प्रयास जो हैं वो बहुत ज़्यादा किए गए और जो अनावश्यक विभाग थे उनको समाप्त किया गया, मंत्रालयों में समान प्रकृति के कार्य रखे गए। तो वो आज भी वहाँ पर ये देखा जाता है कि वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है या एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर बहुत ही ध्यान देते हैं, ठीक है। एक हल्डेन कमेटी नाम से एक हल्डेन समिति जो है नियुक्त की गई थी, बहुत पहले की बात है ये, ठीक है, 1942 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके आसपास 1940 का जो दशक है उसमें ये हल्देन समिति की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन में बहुत आमूलचूल परिवर्तन के लिए सुझाव दिए थे, ठीक है। हालांकि उनको एकदम से लागू नहीं किया गया, फिर कुछ और समितियाँ भी बनाई गई, ठीक है ना। और इसके साथ ही ब्रिटिश संसद में जो है प्रशासकीय संगठन की सुव्यवस्था और कार्य कुशलता में जो रुचि है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। संसद खुद उसके अंदर इंटरवीन करती है और समय समय पर कॉमन सभा में जो प्राक्कलन और जन लेखा समितियां हैं, ठीक है ना, वो भी इसका अध्ययन करती हैं और सिफारिशें देती रहती हैं। फिर हम तीसरा पॉइंट कहेंगे कि वहाँ पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। ब्रिटिश शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति व्याप्त है, ठीक है। शासन की सारी जो शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल नामक संस्था में समाहित होती हैं, ठीक है। विधि के शासन का मूलभूत सिद्धांत ब्रिटेन में है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कानून की सर्वोच्चता, सभी के लिए समानता, न्यायिक निर्णयों का आदर, तो वो सभी को सहजता में स्वीकार है, ठीक है ना। संविधान बहुत से कानून जो असंहिताबद्ध है फिर भी भ्रम या असमंजस्यता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय, मानवाधिकारों में सरकार, प्रशासन और आम व्यक्ति की समान रुचि देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो नेचर है, ठीक है ना, वो केंद्रीकरण का है, सेंट्रलाइजेशन है। फिर ईमानदारी और प्रशासनिक पारदर्शिता। प्राय ऑफन हमें देखने को मिला है कि ब्रिटेन में भ्रष्टाचार इतना देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद की जो ये व्याधियां हैं वो वहाँ पे दशकों पूर्व समाप्त हो चुकी है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, देखो आप, संसदीय आयुक्त का जो नाम की एक संस्था जो है वो वहाँ पर 1967 से कार्यरत है। ये संसदीय आयुक्त पे आपका जो एक छोटा सवाल भी बन सकता है, क्योंकि जो हमारी 5th यूनिट है, ठीक है ना, उसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूड होता है। तो संसदीय आयुक्त पे मैं कोशिश करूँगी कि एक अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को 7 नंबर में किस तरीके से लिखा जाए या 2 नंबर में कुछ छोटा मोटा आ जाए तो किस तरीके से हो उसको वहाँ पर हम डील कर लेंगे। अभी हम इसको ओवरऑल में ही डाल रहे हैं कि ईमानदारी और प्रशासनिक पारदर्शिता देखने को मिलती है, उसके लिए क्या क्या उपाय देखने को मिलते हैं। तो एक तो 1967 से संसदीय आयुक्त नाम की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे लोकपाल है ना,
उसी तरीके से वहाँ पर संसदीय आयुक्त नाम की संस्था है, ठीक है। उसके अलावा नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन्स चार्टर जो है, ठीक है, वो वहाँ पे 1991 से ही चालू हो चुके हैं, हमसे पहले हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, हर विभाग का क्या काम है, कितने दिन में क्या काम करके देगा, ये सारी चीज़ें सिटीजन्स चार्टर में हर ऑफिस में लगा दी जाती हैं, ठीक है। देन एकात्मक प्रशासन, एकात्मक प्रशासन मतलब कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सारी द्वीपों का जो क्षेत्रफल है वो कम है, जनसंख्या भी सीमित है, इसलिए ब्रिटेन में क्या है, उन्होंने एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। हमारे यहाँ पे अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया है, राज्यों की अपनी सरकारें होती है ना, हमने जो पढ़ा था यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस जो पढ़े थे सेकेंड ईयर के अंदर, तो यहाँ पर ऐसी कोई सिस्टम देखने को नहीं है, यहाँ पर यूनिटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखने को मिलता है। देन सिक्स्थ है प्रशासन में समन्वय। ब्रिटिश लोक प्रशासन में समन्वय की उपयुक्त व्यवस्था है। समन्वय तो ऑलमोस्ट जितने भी विकसित देश हैं आपको उस सभी में ये समन्वय वाला पॉइंट तो डालना ही है, ठीक है ना। सारे के सारे विभागों का अपना अलग कार्य क्षेत्र होते हुए भी वो सब के सब राष्ट्रीय नीति, ओवरऑल नेशनल पॉलिसी क्या है उसकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो समन्वय से क्या होता है, प्रशासन में कार्य कुशलता लाई जाती है, अपव्यय की रोकथाम की जाती है, अनावश्यक देरी को रोका जाता है, ठीक है ना। विभागों में सहयोगपूर्ण संबंधों की स्थापना की जाती है, जनता को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान की जाती है, ठीक है ना। तो समन्वय की स्थिति ने प्रशासन को जनाकांक्षाएं पूरा करने में सक्षम बनाया है। तो प्रशासन में समन्वय देखने को वहाँ मिलता है। फिर आ गया अविशेषज्ञों और विशेषज्ञों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ अमेच्योर्स एंड एक्सपर्ट। इसका क्या मतलब है, देखो शासन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, मंत्रियों के द्वारा किया जाएगा। मंत्री कौन है, जो जनता के प्रतिनिधि चुन के आए हैं संसद में, उन्हीं में से जो मेजॉरिटी जिनको मिली है वही पार्टी सरकार बनाएगी। तो जो मंत्री जो संसद में चुन के आए हैं सांसद, ठीक है ना, वो अमेच्योर्स हैं, ठीक है ना, उनको ज़्यादा चीज़ों की विशेषज्ञता हासिल नहीं है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि कभी किसी डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए या किसी शिक्षक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अक्सर एक जनरल जो नॉलेज वाले व्यक्ति को कोई भी विभाग या कोई भी मंत्रालय दे दिया जाता है। तो जो मंत्रीगण हैं, ठीक है ना, वो एमेच्योर्स हैं, वो अविशेषज्ञ हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रशासनिक अनभिज्ञता होती है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो प्रशासन के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है ना। तो वो मंत्रियों के साथ बहुत ही कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, उनको समय समय पर अच्छी सलाह देते हैं, कार्य को कैसे किया जाना चाहिए, नीति निर्धारण किस तरीके से किया जाए, नीतियों को क्रियान्वित कैसे किया जाए, उस सब में जो लोक सेवक हैं वो उन अविशेषज्ञ मंत्री गणों की जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही लोक सेवकों का प्रशिक्षण और अनुभव जो है वो भी उन्हें विशेषज्ञ बनाता है। देन आ गया, ये तो हुआ अविशेषज्ञ और विशेषज्ञों का समन्वय। फिर गैर विशेषज्ञ अधिकारियों की प्रभावशीलता, डोमिनेंस ऑफ नॉन एक्सपर्ट ऑफिशियल। ये हमारे यहाँ भी जो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है ना, तो हम जब देखेंगे अमेरिका और फ्रांस, ठीक है ना, तो वहाँ पर ज़्यादातर स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको अमेरिका में विशेषज्ञ अधिकारियों को स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है अमेरिकी प्रशासन में। जबकि इंग्लैंड में या ग्रेट ब्रिटेन में जो भारत में जिस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे हमारे यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स का दबदबा जो है वो प्रशासन में ज़्यादा देखने को मिलता है, बजाय कि किसी कोई साइंटिस्ट या इन लोगों का जो प्रशासन में इतना प्रभुत्व देखने को नहीं मिलता। तो सेम ऐसा का ऐसा इंग्लैंड में भी देखने को मिलता है। मंत्रालय में मुख्य स्थायी अधिकारी सामान्य प्रशासक जनरलिस्ट होते हैं, ठीक है। देन आ गया विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ग्रेट ब्रिटेन में विधि का शासन है, कानून की दृष्टि से साधारण नागरिकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों में कोई भेद नहीं है। ये भेद हमको जब हम फ्रांस पढ़ेंगे तब वहाँ पर प्रशासनिक कानून अलग होता है और जो नॉर्मल जो कानून है वो अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो फ्रांस की विशेषता है, वो हम वहाँ पर अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन, यहाँ पर दोनों ही देशों में जो है वो विधि का शासन देखने को मिलता है, ठीक है।
ठीक है। कानून की सर्वोपरिता देखने को मिलती है, कानून की समानता देखने को मिलती है और संवैधानिक सिद्धांतों का न्यायिक निर्णय की उपज होना जो है वो दिखता है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं तटस्थता और प्रतिबद्धता। लोक सेवाओं में जो तटस्थता का जो सिद्धांत जो हमने पिछले साल पढ़ा था सेकेंड ईयर में, वो उसका प्रतिपादन ही ब्रिटेन से हुआ है, ठीक है। तो तटस्थता और निष्पक्षता मतलब कि जो लोक सेवक हैं, ठीक है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो अपनी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, उससे अपना काम नहीं करते हैं। उनका जो काम है कि उनका काम है प्रशासन को अच्छे से करना, तो चाहे कोई भी राजनीतिक विचारधारा का जो मंत्री क्यों ना आ जाए, भले उनकी जिस पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, अगर उसकी भी सरकार आ गई है, ठीक है, और वो एज अ सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, तो उनको वही राय देनी होगी जो उनको देनी चाहिए, ठीक है ना। अपना कार्य निष्पक्ष भाव से उन्हें करना होता है, ठीक है। फिर एक ब्रिटेन में बहुत इंपॉर्टेंट समिति व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है ना। किसी भी बड़े उद्देश्य को या संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु छोटे छोटे जो समूह या विशेषज्ञ इकाइयाँ जो है वो उप कार्यों के अनुसार गठित कर दी जाती है। इसी को कमेटी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना, समिति व्यवस्था। हर काम को करने के लिए छोटी छोटी समितियाँ बना दी जाती है, ठीक है। तो ये समिति व्यवस्था वहाँ भी देखने को मिलती है। हालांकि आगे जाके ये समिति व्यवस्था की बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी की गई। देन प्रभावशाली स्थानीय स्वशासन, इसका लास्ट पॉइंट है कि एकात्मक शासन पद्धति है, फिर भी नगरीय और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्र इकाइयां भी वहाँ पर संगठित की गई हैं, ठीक है। ब्रिटेन में स्थानीय शासन की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? काउंटी, ठीक है, जैसे लंकाशायर, हैम्पशायर, यॉर्कशायर, इनको शायर भी कहा जाता है, ठीक है। ये ब्रिटिश काउंटी प्रशासन और निर्वाचन की जो मूलभूत इकाई भी इसी को माना जाता है, ठीक है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी मूल इकाई पैरिश कहलाती है, ठीक है। तो पैरिश वे संस्था है जहाँ किसी गांव में स्थानीय चर्च या शासन संचालन की कोई समिति हो। बहुत सारे पैरिश मिलकर जिले का निर्माण करते हैं। तो हमारे भारत से थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, ठीक है। इतना हमको इसका डीप नहीं जाना है। एक हमको हल्का सा ये आइडिया रखना है कि एकात्मक व्यवस्था है, फिर भी नगरीय और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्र इकाइयां भी वहाँ देखने को मिलती हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं। डन। तो इसी के साथ हमारा जो ब्रिटेन का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हम फिनिश मानते हैं। ये 12 पॉइंट जो है इनको आप एक पेपर पे कॉपी पे लिखेंगे और इनको बिल्कुल रट के जाना है, ठीक है ना। ये पॉइंट अगर याद रहेगा बेटा जी तो आप आराम से अपने आंसर को लिख पाएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें 7 नंबर में एक सवाल आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए।